हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं उनकी बात करते हैं। तो होता क्या है ना कि जैसे आप कोई काम करते हैं, जब कोई भी काम आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ होता है, एक कोई निश्चित नियम होता है। भले ही आप खाना खा रहे हैं, भले ही आप लिख रहे हैं, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक डेफिनेट नियम फॉलो कर रहे हैं, एक डेफिनेट रूल का फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप उस नियम को ना जानते हो, ये दूसरी बात है, लेकिन आप एक निश्चित नियम का पालन करते हुए पाए जाएंगे कोई भी काम करने में। ठीक है। तो आप जानते हैं ना, जब जब ये परमाणु जब होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ये अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, एटम्स जो होते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। कंपाउंड जब बनाते हैं तो उससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है। आप इसको ऐसे समझिए, सोचिए आप घर में अकेले हैं, है ना? आप घर में क्या है? अकेले हैं। मान लीजिए पापा कहीं बाहर चले गए, या जो फैमिली मेंबर है, जो आपका अर्निंग मेंबर है घर में, जो आपको पैसे देने का काम करता है, वो कहीं बाहर चला गया। ठीक है। अब हुआ क्या, वो हफ्ते भर के लिए बाहर चला गया। ठीक। तो सोचिए इस हफ्ते भर में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप किससे मांगेंगे? आप किससे मांगेंगे? आप बिल्कुल अकेले हो गए। ठीक है। सोचिए ये आप ये हैं, आप ये हैं, आप कोई परमाणु है, कोई एटम है। ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं एक्स। ये आप हैं, समझिएगा। जो भी कोई वीडियो देख रहा होगा वो क्या है, इस समय एक्स है। ये अकेला है। ठीक है। इसको चाहिए पैसे, पैसे का सोर्स तो बाहर चला गया है। अब क्या होगा? तो इस केस में ये क्या हो गया? अनस्टेबल। इस केस में ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में अस्थायी। ठीक। और अगर इसको पैसे मिल जाएं, पैसे कैसे मिलेंगे? जब आपके फादर या अर्निंग मेंबर आएगा कोई, जब वाई आया, आपको पैसे मिले, तो क्या हो गया? अस्थायित्व या स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है। तो इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं, अगर वो अलग थलग है, आप अकेले रहेंगे ना तो आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा, बहुत आप परेशान हो जाएंगे। अभी आप अकेले रहें, दोस्त ना बनाएं, किसी दिन आप स्कूल मिस कर दें, कहीं आपको जाना है, कोई काम आप मिस कर दें। ठीक है। आपका कोई फ्रेंड नहीं है वहाँ पे जहाँ आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे? बहुत परेशान हो जाएंगे। कोई आपको नोटबुक नहीं देगा, कैसे काम पूरा होगा, कैसे क्या होगा। वहीं अगर आपके फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, आप एक दिन स्कूल मिस भी करते हैं तो आप उनकी कॉपी लेके अपना नोट पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक रिलेशन बनता है ना, एक रिलेशन बनता है आप में और अदर लोगों में। उससे क्या होता है? आपका काम निकलता है। ठीक है। आपका काम निकलता है, और उस काम निकलने से आप अस्थायी होते हैं, दिमाग पे टेंशन नहीं होता है, परेशानी नहीं आती है। ठीक। तो इसी तरीके से जो एटम होते हैं, ये भी काम निकालने के लिए क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है। और ये एडिशन जो होता है इनका, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? कभी सोचा है? आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, खूब अच्छी नौकरी होगी, आपको पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिल जाएंगे तो आप स्टेबल फील करेंगे, जो मन करेगा वो खरीद लेंगे। तो स्टेबिलिटी का आर्डर यही आप समझिएगा। ठीक है। अस्थायित्व का आप जो मीनिंग है वो समझिए कि पैसे मिल गए, हम स्टेबल हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो भी कंबाइन होके, जुड़ के अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। और जब एटम्स जुड़ते हैं तो क्या मिलता है? कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं इसको यौगिक की प्राप्ति होती है। जब दो या दो से अधिक एटम्स या दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ते हैं तो क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है, यौगिक मिलता है। ठीक है। अच्छा, जब ये जुड़ रहे हैं ना, ये जुड़ने का काम कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि कोई भी काम आप कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो करेंगे। तो जब ये जुड़ रहे हैं तो किसी एक नियम के बाध्य हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर नियम के ही द्वारा ही ये जुड़ रहे हैं। तो वो जो नियम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है। तो ये बेसिकली दो नियम आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला नियम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? देखिए, ये नियम ये कहता है, जैसे मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हुई, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आप इसको अगर बैलेंस करें रिएक्शन, तो देखिए रिएक्शन बैलेंस होगा। ये कहता है, देखिए, एक आपका ये है, एक मॉलिक्यूल, एक अणु ये है। ठीक है।
और दूसरा जो आपका रो है दूसरा रो जो क्या है ये दोनों कंबाइन किए, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, आपको वाटर मिल गया, जल मिल गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जब किए होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि रैंडम कॉम्बिनेशन कर लेंगे भाई ठीक है तुम्हारे हमारे यहाँ कोई नियम अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे ऐसे जुड़ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो करते हैं। अब वो नियम अगर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, ये जो नियम मैं यहाँ बता रहा हूँ ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का जो प्रथम नियम है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आप इसका द्रव्यमान निकालें, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, अगर आप इसका द्रव्यमान निकालें तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट होता है, भार होता है, वो क्या होता है, एक होता है। यहाँ पे दो ये है, दो ये, टोटल 4 एटम्स हैं और एक का वेट कितना होता है, एक होता है। तो 4 × 4 बराबर ये हो गया 4। और ये देखिए ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, एक परमाणु का भार होता है 16, तो यहाँ 2 × 16 कितना हो गया, 32। देखिएगा ध्यान से, तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड में कितने ग्राम जुड़ रहा है, कितने ग्राम जुड़ा है, 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और बना कितना, ठीक है, बना कितना देखिए ध्यान से, 2 से ऊपर गुणा हुआ है, पूरे इसमें ब्रैकेट में 2 से गुणा है, और 2 × 1 धन 16। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मैंने लिख दिया, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × 1 कर दिया। ये देखिए आप 36 ग्राम ये भी। ठीक है, ऐसा समझिए घर से आप 10 रुपये लेके चले थे, जो भी काम रहा हो किया, कुछ पैसे खर्च हुए, कुछ पैसे बच गए, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आप जब घर पहुंचे तो घर वालों ने हिसाब आपसे लिया कि भाई 10 रुपये हमने दिए थे, 10 रुपये में तुमने क्या क्या किया, कुछ बचाया, कुछ खाया, कुछ खरीदा, क्या किया, उससे हमको मतलब नहीं है, मुझे पूरे 10 रुपये का हिसाब चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, ये नियम कहता है भाई कुछ भी बन जाए हमको मतलब वगैरह नहीं है, हमको ये देखना है अगर हम 36 ग्राम दिए थे तो 36 ग्राम बना है कि नहीं बना है, ये हमको मतलब होता है। तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखिए, उसमें जो अभिकारक का पक्ष होता है और जो उत्पाद का पक्ष होता है, उनके वेट की, उनके भार की गणना कीजिए, दोनों हमेशा बराबर आते हैं। मैंने क्या बोला कि आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, केमिकल रिएक्शन, उसमें रिएक्टेंट के साइड का वेट वगैरह निकाल लीजिए और प्रोडक्ट के साइड का वेट वगैरह निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो मास है, ये जो वेट है, क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, संरक्षित हो रहा है ना, और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जुड़ गए, ठीक है, कुछ टूट टाट गया, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फूटने फाटने वाली बात नहीं है। जितना भाई जुड़ रहे हैं उतना हमको चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, है ना, नो इफ नो बट। ठीक, 36 ग्राम है, हम 36 ग्राम लेंगे, हम मानने वगैरह नहीं, उससे कम में ना, हम कम भी नहीं लेंगे और क्या करते हैं ज़्यादा में हमको जरूरत नहीं है, ऐसी बात होती है। 36 ग्राम है, हमको 36 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए है, ये देखिए ये NaOH और HCl, जब ये रिएक्शन करते हैं, ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है, तो बनता है NaCl और H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं करना है। सोडियम का वेट होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये कितना हो गया, 40 ग्राम, 40 ग्राम हो गया। H का होता है 1 ग्राम और Cl का होता है 35.5 ग्राम, ये कितना हो गया, 36.5 ग्राम, ये हो गया। दोनों को ऐड करें, ये रिएक्टेंट के साइड है ना, अभिकारक का पक्ष ये है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76.5 ग्राम, ये आपका रिएक्टेंट का साइड है। ठीक, अगर प्रोडक्ट के साइड में इतना आता है, जो कि आएगा, आप बदल नहीं सकते हैं इसको, जो कि आएगा, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसका पालन हो रहा है। देखिए सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया ये, 58.5 ग्राम, और जल कितना है, अभी निकाला था 36 ग्राम था, तो सीधा हमने यहाँ पे 36 ग्राम ले लिया। आप जोड़ के देखें, ये 76.5 ग्राम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, 23, 16, 39, 40, 40, 76, 58, एक सेकंड, ये 18 ग्राम है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 18 ग्राम है,
एक ही आलू है ना जल का, ये 18 ग्राम है, मैंने गलती से ये लिख दिया, ये 76.5 ग्राम आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेंगे, अगर आपको कहीं कोई डाउट होगा आप कोई भी रिएक्शन ले लेंगे, ये नियम हमेशा उसका पालन होगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगला होता है सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अगला नियम हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, जो भी आपने लिखा हो। ठीक है, ये नियम ये कहता है, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ, वो आपकी बात आप बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, बुलाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपके यहाँ एक गिलास पानी पीता हूँ। ठीक है, ये आपके घर का गिलास है, आपने मुझे इसमें पानी भर के दिया। ठीक है, दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, घर में बहुत है, पानी पीना चाहिए, पिलाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपने यहाँ पे क्या दिया, पानी दिया। ठीक है, H2O दिया ना। ठीक, मैं आया, ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा दिन घर पे बैठा रहूँगा आपके, आप मुझे रहने भी नहीं देंगे, बहुत देर तक बैठा रहेगा तो आप मुझे भगा सकते हैं। ठीक है, मैं आया अपने घर, मुझे फिर से प्यास लगी, मैंने फिर पानी पिया गिलास में। ठीक है, क्या किया अपन ने, वाटर फिर से इनटेक किया और H2O। अब देख रहे हैं ना, जो वाटर का फार्मूला लिखा है इसमें देखिए, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो देखिए तो 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो रेशियो कितना है 2:1। अनुपात कितना है 2:1 का, संबंध कितना है 2:1 का। ये आपके घर का पानी था, ये मेरे घर का पानी है, कितना है HO 2:1। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है भैया आपके घर का पानी हो, आपके घर का कोई सामान हो या मेरे घर का सामान हो, उसमें चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अगर आपके यहाँ पानी में हाइड्रोजन के 2 यूनिट होते हैं और ऑक्सीजन की 1 यूनिट होती है, तो मेरे यहाँ भी वही होगा, बदल नहीं सकता। मेरे यहाँ 3 और 1 का रेशियो नहीं हो सकता है, 3 और 1 का अनुपात नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ अगर नमक और क्लोरीन में सॉरी सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक होता है, 1:1 का संबंध है, तो मेरे यहाँ का जो नमक है जो मैं खाता हूँ वो भी कितना होगा 1:1 का ही होगा, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी यौगिक जो बनता है उसका जो अनुपात होता है, कोई भी कंपाउंड जो बनता है उसका जो रेशियो होता है, किसका, एटम्स जो उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, वो हमेशा फिक्स होता है। भाई मैंने कहा ना कि ये आपके घर का सामान था, ये मेरे घर का सामान है। देखिए कहीं कोई अंतर आया है, 2:1 यहाँ भी रेशियो आया है, 2:1 यहाँ भी रेशियो आया है। NaCl आपके घर का नमक मैंने खाया 1:1 आया, मैंने अपने घर का नमक खाया 1:1 आया। ठीक है, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एटम्स आए रेंडमली जुड़ गए, है ना, ऐसे दौड़ भागी हो रही थी उसमें बस क्या चलो मन कर दिया तो जुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, वो जो फॉलो करते हैं जुड़ने के लिए क्या कहते हैं उनको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और क्यों करते हैं, इससे इनको स्टेबिलिटी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए क्यों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। कोई भी काम दुनिया में आप कोई काम उठा लें, हर चीज़ स्टेबिलिटी के लिए ही होती है। ठीक है, किसी को स्टेबिलिटी पैसा कमाने में मिलती है, किसी को स्टेबिलिटी सोने में मिलती है। तो जिसको जैसी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे जिसे अस्थायित्व चाहिए होता है, वो काम करता है। भूख लगी, अनस्टेबल हो, खाना खा लिया स्टेबल होगा, लगा ना, भूख लगने पे खाना ना खाएं तो क्या होगा, अनस्टेबल रहेंगे, स्टेबल हो नहीं सकते। ठीक, तो ये सेम चीज़ होती है। तो एटम्स का भी यही सेम फंडा है, जैसे हम रहते हैं वैसे एटम्स रहते हैं। ठीक है, उनमें जान नहीं होती है, पर वो सारे काम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं। हमेशा खुद पे रख के सोचिए कि क्या मैं इस स्टेट में स्टेबल हो सकता हूँ। अगर हूँ तो एटम्स के साथ भी वो सेम चीज़ हो सकती है, आप कुछ हद तक तो पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपके लिए दे दिया। अगर आपको समझ में आएगा तो चैनल को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।